नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं हूं मार्को और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, रात के सन्नाटे में जब आप अपने बिस्तर पर लेटे होते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कोई कोने से आपको देख रहा है। लेकिन सोचिए उन लोगों का क्या जो रात भर उन रास्तों पर चलते हैं जहां इंसान कम और रूहें ज्यादा भटकती हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हमारे ट्रक ड्राइवर भाइयों की। आज की कहानी ट्रक ड्राइवरों की दुनिया की सबसे खौफनाक दास्तां है। यह कहानी हमें भेजी है मध्य प्रदेश के एक ड्राइवर भाई ने, जिनका नाम रघुवीर है। एक ऐसा रास्ता जो नक्शे पर तो सीधा दिखता है, लेकिन असल में वो सीधा मौत के मुंह में जाता है। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे वही पुरानी शिकायत है। आप कहानी में इतना खो जाते हैं कि लाइक करना भूल जाते हैं। इस बार मुझे आपसे 5000 लाइक्स की उम्मीद है। नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर हमारे इस हॉरर परिवार का हिस्सा बनिए। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं उन लोगों का नाम लूंगा जिन्होंने पिछले वीडियो में सही जवाब दिया था। तो चलिए अपने कमरे की लाइट बंद कर लीजिए और हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि अब शुरू होता है खौफ का असली खेल। दोस्तों, मेरा नाम रघुवीर है। मैं पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा हूं। मैंने कश्मीर की बर्फीली सड़कों से लेकर राजस्थान के तपते रेगिस्तान तक गाड़ी चलाई है। अक्सर लोग कहते हैं कि ट्रक वालों का दिल पत्थर का होता है, उन्हें डर नहीं लगता। लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि हम डर को अपने स्टीयरिंग के नीचे दबाकर रखते हैं। लेकिन आज से करीब 2 साल पहले एक ऐसी रात आई जिसने मेरे उस पत्थर जैसे दिल में भी डर की ऐसी दरार डाल दी जो आज तक नहीं भर पाई। यह बात है नवंबर की सर्दियों की। मुझे एक अर्जेंट डिलीवरी लेकर नागपुर से रीवा जाना था। ट्रक में लोहे के भारी पाइप लदे हुए थे। मेरे साथ मेरा खलासी हेल्पर था जिसका नाम था बंटी। बंटी अभी नया नया इस लाइन में आया था। मुश्किल से 20-21 साल का लड़का था, बड़ा ही हंसमुख और चंचल। उसे रील्स बनाने का और गाने सुनने का बड़ा शौक था। हम रात को करीब 9 बजे नागपुर से निकले थे। मालिक ने सख्त हिदायत दी थी कि माल कल दोपहर तक हर हाल में पहुंचना चाहिए। इसलिए मैंने तय किया कि हम सियोनी के रास्ते से निकलेंगे, जो पेंच नेशनल पार्क के जंगलों से होकर जाता है। वो रास्ता छोटा जरूर था, लेकिन रात के वक्त वहां से गुजरना मना था। पर जल्दबाजी में इंसान अक्सर गलत फैसले ले लेता है। रात के 11 बज चुके थे। हम जंगल वाले रास्ते में दाखिल हो चुके थे। चारों तरफ घने पेड़ और गहरा अंधेरा। हमारी हेडलाइट की रोशनी बस कुछ मीटर आगे तक ही जा रही थी। बंटी अपनी ही मस्ती में मोबाइल पर गाने सुन रहा था। अचानक मौसम बिगड़ने लगा। बिन मौसम बरसात शुरू हो गई और घना कोहरा छाने लगा। कोहरा इतना घना था कि मुझे बोनट के आगे का रास्ता भी ठीक से नहीं दिख रहा था। मैंने बंटी से कहा, अरे ओ हीरो, मोबाइल रख और बाहर नजर रख, रास्ता बहुत खराब है। बंटी ने हंसते हुए कहा, अरे उस्ताद, आप टेंशन क्यों लेते हो? आपकी ड्राइविंग पर तो मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक ट्रक के रेडियो में एक अजीब सी खरखराहट होने लगी। बंटी ने उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। उसमें से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत दूर से रो रहा हो। मैंने झुंझलाकर डैशबोर्ड पर हाथ मारा तो रेडियो बंद हो गया। लेकिन तभी बंटी चिल्लाया, उस्ताद, ब्रेक मारो। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। ट्रक चीखता हुआ रुका। टायरों के फिसलने की आवाज जंगल में गूंज गई। हम दोनों की सांसें अटकी हुई थीं। ट्रक के बिल्कुल सामने मुश्किल से 2 इंच की दूरी पर एक पुराना सा बैरियर लगा हुआ था, और बैरियर के उस पार सड़क थी ही नहीं। वहां एक गहरी खाई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर बंटी ने वक्त पर नहीं देखा होता तो आज हम खाई के नीचे होते। लेकिन अजीब बात यह थी कि मैं इस रास्ते से पहले भी गुजरा था। यहां कोई खाई नहीं थी, यह रास्ता सीधा जाता था। मैं और बंटी नीचे उतरे, टॉर्च जलाकर देखा। वहां सच में सड़क टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों पहले यह पुल ढह गया हो। मैंने बंटी से कहा, यार, यह कैसे हो सकता है? नक्शे में तो यह रास्ता चालू दिखा रहा है। तभी हमारी नजर पास ही लगे एक जंग खाए हुए बोर्ड पर पड़ी। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, काला नाला डायवर्जन 5 किलोमीटर पीछे। मतलब हम गलत रास्ते पर आ गए थे। हमें 5 किलोमीटर पीछे से मुड़ना था, लेकिन पीछे मुड़ने के लिए ट्रक को घुमाना पड़ता
और वहां सड़क इतनी संकरी थी कि ट्रक मोड़ना नामुमकिन था। बंटी ने टॉर्च घुमाई और बोला, उस्ताद वो देखो, वहां एक कच्चा रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है, शायद वो आगे जाकर मेन रोड से मिलता हो। मैंने देखा, झाड़ियों के बीच से एक पगडंडी जैसा रास्ता जा रहा था। मेरे मन ने गवाही नहीं दी, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं था। बैक करके 5 किलोमीटर जाना इस कोहरे में मौत को दावत देने जैसा था। मैंने भगवान का नाम लिया और ट्रक उस कच्चे रास्ते पर उतार दिया। वो मेरी जिंदगी की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। रास्ता बेहद ऊबड़ खाबड़ था। ट्रक ऐसे हिचकोले खा रहा था जैसे समुंदर में नाव। दोनों तरफ बबूल के कांटेदार पेड़ ट्रक की बॉडी से रगड़ खा रहे थे। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई नाखूनों से बोर्ड खुरच रहा हो। करीब 20 मिनट चलने के बाद हमें आगे कुछ रोशनी दिखाई दी। पास पहुंचे तो देखा एक पुराना खंडहर जैसा ढाबा था। बाहर एक लालटेन टंगी थी जो हवा में झूल रही थी। मुझे बड़ी राहत मिली। सोचा कि यहां कोई होगा जिससे रास्ता पूछ लेंगे। मैंने ट्रक रोका। बंटी बोला, उस्ताद मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, पानी भी देख लूंगा। हम दोनों नीचे उतरे। ढाबा बिल्कुल वीरान था। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो बीड़ी पी रहा था। उसका चेहरा धुएं की वजह से साफ नहीं दिख रहा था। मैंने पास जाकर पूछा, बाबा ये रास्ता रीवा की तरफ जाता है क्या? उस बूढ़े ने अपनी गर्दन धीरे से ऊपर उठाई। उसकी एक आंख पूरी सफेद थी, मोतियाबिंद की तरह। उसने हमें घूरते हुए भारी आवाज में कहा, रीवा तुम लोग गलत जगह आ गए हो बेटा। ये रास्ता कहीं नहीं जाता, ये रास्ता बस यहीं खत्म होता है। बंटी ने पूछा, तो हम वापस कैसे जाएं? बूढ़ा हंसा, एक सूखी खौफनाक हंसी। वापस? जो एक बार भूल भुलैया वाले मोड़ से नीचे उतर आता है वो वापस नहीं जाता। रात के 3 बजने वाले हैं, तुम लोग यहीं रुक जाओ। सुबह होने से पहले गाड़ी आगे मत बढ़ाना। मुझे उस बूढ़े की बात अजीब लगी। मैंने कहा, बाबा हमारे पास टाइम नहीं है, माल पहुंचाना जरूरी है। बूढ़े ने बीड़ी का कश लिया और बोला, माल जरूरी है या जान? आगे जो पुलिया है वहां वो बैठी है। मैंने पूछा, कौन? वो जो रास्ता मांगती है। अगर उसने हाथ दिया तो रुकना मत, और अगर रुक गए तो उसे चढ़ाना मत, और अगर चढ़ा लिया तो पीछे मुड़कर देखना मत। यह सुनकर बंटी थोड़ा डर गया। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, उस्ताद चलो यहां से, यह पागल लग रहा है। हम ट्रक में वापस आ गए। मैंने ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन मन में उस बूढ़े की बात गूंज रही थी। रात के 3 बजने वाले हैं। जैसे ही हम ढाबे से थोड़ा आगे निकले, बंटी ने शीशे में देखकर कहा, उस्ताद वो ढाबा, वो तो वहां है ही नहीं। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे सिर्फ घुप अंधेरा था। ना वो लालटेन थी, ना वो खंडहर, सब गायब। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या वो मेरा वहम था? लेकिन बंटी ने भी तो उसे देखा था। अब ट्रक एक घने जंगल के बीच से गुजर रहा था। अचानक ट्रक के केबिन में एक अजीब सी बदबू आने लगी। ऐसी बदबू जैसे सड़े हुए मांस और चमेली के तेल को मिला दिया गया हो। यह बदबू इतनी तेज थी कि मेरा दम घुटने लगा। बंटी ने अपनी नाक पर रुमाल रख लिया। उस्ताद ये कैसी बांस है? कहीं कोई जानवर तो नहीं मरा? तभी मेरी नजर घड़ी पर गई। 3 AM। अचानक सामने सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। लाल साड़ी, खुले बाल जो घुटनों तक आ रहे थे, और वो पीठ करके खड़ी थी। मैंने जोर से हॉर्न बजाया। वो नहीं हिली। ट्रक की रफ्तार 60 थी। अगर मैं ब्रेक मारता तो गाड़ी पलट सकती थी। मैंने स्टीयरिंग काटा और उसे साइड से निकालने की कोशिश की। जैसे ही ट्रक उसके बगल से गुजरा, मेरा कलेजा मुंह को आ गया। उसका चेहरा पीछे की तरफ था। मतलब उसका शरीर सामने की ओर था, लेकिन उसकी गर्दन 180 डिग्री घूमकर हमें देख रही थी। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 काले गड्ढे थे, और वो मुस्कुरा रही थी। बंटी जोर से चीखा, उस्ताद भगाओ। मैंने एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया। ट्रक पूरी ताकत से भागा। मैं हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। करीब 5 किलोमीटर तक मैं पागलों की तरह गाड़ी भगाता रहा। बंटी सीट के नीचे दुबक कर बैठा था। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि शायद हम सुरक्षित हैं। मैंने बंटी से कहा, उठ जा बंटी, निकल गए हम। बंटी बाहर निकला। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वो कांपते हुए बोला, उस्ताद वो ट्रक के ऊपर है। मैंने कहा, क्या बकवास कर रहा है? बंटी ने छत की तरफ इशारा किया। ट्रक की छत पर धप
की आवाज आ रही थी, जैसे कोई भारी भरकम चीज छत पर रेंग रही हो। और फिर वो आवाज ड्राइवर साइड की खिड़की की तरफ आने लगी। मैं खिड़की बंद करने ही वाला था कि तभी एक उल्टा लटका हुआ चेहरा मेरे शीशे के सामने आ गया। वही औरत, वो ट्रक की छत से उल्टा लटक कर मुझे देख रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और वो अपने हाथ से शीशे को खुरच रही थी। मैं डर के मारे चिल्लाया और स्टीयरिंग पर से मेरा कंट्रोल छूट गया। ट्रक सड़क से नीचे उतरा और एक पेड़ से जा टकराया। धड़ाम, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ देर तक मुझे होश नहीं रहा। जब आंख खुली तो देखा ट्रक का बोनट से धुआं निकल रहा है। मेरा सिर स्टीयरिंग से टकराया था, खून बह रहा था। मैंने बगल में देखा, बंटी वहां नहीं था। उसकी साइड का दरवाजा खुला था। मैं दर्द को भूल कर नीचे उतरा। बंटी, कहां है तू? जंगल में सन्नाटा था। सिर्फ ट्रक के रेडिएटर से निकलने वाली सस्स की आवाज आ रही थी। तभी मुझे झाड़ियों के पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। मैं टॉर्च लेकर वहां गया। जो देखा उसने मेरी रूह को शरीर से अलग कर दिया। बंटी वहां जमीन पर बैठा था और वो औरत, वो चुड़ैल, बंटी के सामने बैठी थी। वो अपने लंबे नाखूनी हाथों से बंटी का चेहरा सहला रही थी। बंटी की आंखें पथरा गई थीं। वो हिप्नोटाइज लग रहा था। जैसे ही उस औरत ने मुझे देखा, उसने एक भयानक चीख मारी। वो आवाज इंसान की नहीं थी, वो किसी जानवर की भी नहीं थी। वो सीधे नरक से आई थी। वो मेरी तरफ लपकी। मैं पीछे भागा और ट्रक के केबिन में घुस गया। मैंने दरवाजा लॉक कर लिया। बंटी अभी भी बाहर था। मुझे बंटी को बचाना था, लेकिन कैसे? मेरे पास कोई हथियार नहीं था। तभी मेरी नजर डैशबोर्ड पर रखे सिंदूर की डिब्बी पर पड़ी, जो मैं हमेशा अपनी ट्रक की पूजा के लिए रखता हूं, और साथ में माचिस। मुझे याद आया, मेरी दादी कहती थी कि बुरी ताकतें आग और पवित्र चीजों से डरती हैं। मैंने एक कपड़ा लिया, उस पर थोड़ा सा डीजल छिड़का जो केबिन में एक बोतल में रखा था, और एक मशाल बना ली। मैं दरवाजा खोलकर बाहर कूदा। जय बजरंग बली चिल्लाते हुए मैं उस औरत की तरफ भागा। आग देखते ही वो पीछे हटी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैंने बंटी का हाथ पकड़ा और खींचा। भाग बंटी! बंटी होश में आया। हम दोनों ट्रक की तरफ भागे। वो औरत हमारे पीछे आ रही थी, हवा में तैरते हुए। हम ट्रक में चढ़े, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। इंजन बस आवाज कर रहा था। वो औरत अब ट्रक के बोनट पर चढ़ चुकी थी। वो कांच तोड़ने की कोशिश कर रही थी। कांच में दरारें पड़ने लगी थीं। बंटी रो रहा था, उस्ताद, आज नहीं बचेंगे। मैंने अपनी जेब से वो सिंदूर निकाला और मुट्ठी भरकर उस औरत के चेहरे पर फेंक दिया, जो टूटे हुए कांच से अंदर झांक रही थी। जैसे ही सिंदूर उसे लगा, वो जलने लगी। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। वो तड़पते हुए ट्रक से नीचे गिर गई। उसी पल ट्रक का इंजन एक झटके में स्टार्ट हो गया। मैंने गियर डाला और बिना पीछे देखे गाड़ी भगा दी। हम कितनी देर तक भागते रहे मुझे नहीं पता। जब तक सूरज की पहली किरण नहीं दिखी, मैंने ट्रक नहीं रोका। हम एक बड़े हाईवे पर आ चुके थे। वहां एक पेट्रोल पंप देखकर मैंने गाड़ी रोकी। हम दोनों ऐसे हाँफ रहे थे जैसे मैराथन दौड़ कर आए हों। पेट्रोल पंप का अटेंडेंट हमारे पास आया। उसने ट्रक की हालत देखी, टूटा हुआ शीशा, डेंट पड़ा बोनट। उसने पूछा, भाई साहब, एक्सीडेंट हुआ क्या? मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस पानी मांगा। पानी पीने के बाद मुझे थोड़ा होश आया। मैंने बंटी की तरफ देखा। वो बिल्कुल चुप था, एकदम गुमसुम। मैंने कहा, बंटी, तू ठीक है ना यार? जान बची तो लाखों पाए। बंटी ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। उसने धीरे से कहा, उस्ताद, मेरी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने देखा उसकी गर्दन पर काले निशान थे, उंगलियों के निशान, जैसे किसी ने उसका गला दबाया हो। हम वापस नागपुर की तरफ मुड़ गए। मैंने डिलीवरी कैंसिल कर दी। घर पहुंचकर बंटी को बुखार चढ़ गया। वो 10 दिन तक बीमार रहा। वो किसी से बात नहीं करता था, बस अंधेरे कमरे में बैठा रहता था। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा अब आता है। कुछ दिनों बाद मैंने ट्रक की मरम्मत करवाई और सोचा कि उस जगह के बारे में पता करूं। मैं एक स्थानीय ढाबे वाले से मिला जो उस इलाके को जानता था। मैंने उसे बताया कि हम काला नाला डायवर्जन वाले रास्ते से गए थे और वहां एक बूढ़ा मिला था। वो ढाबे वाला मेरी बात सुनकर सन्न रह गया। उसने कहा, भाई साहब, आप जिंदा वापस आ गए, ये चमत्कार है, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा,
झूठ क्यों बोलूंगा? वो बोला, क्योंकि जिस रास्ते की आप बात कर रहे हैं वहां 20 साल पहले एक बस खाई में गिर गई थी। उस बस में एक नई नवेली दुल्हन भी थी जिसकी गर्दन कट गई थी। उस हादसे के बाद सरकार ने वो रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया था। वहां कोई ढाबा नहीं है और जिस बूढ़े का हुलिया आप बता रहे हो वो उस बस का ड्राइवर था जो उसी हादसे में मारा गया था। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। तो उस रात हम किससे मिले थे? और सबसे बड़ी बात, जब मैं घर वापस आया तो मैंने ट्रक की सफाई की। बंटी वाली सीट के नीचे मुझे एक चीज मिली, एक पुराना जंग लगा हुआ घुंघरू, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस रात उस औरत के पैरों में होना चाहिए था। मैंने वो घुंघरू उठाकर नदी में फेंक दिया। बंटी ने अब नौकरी छोड़ दी है, वो अपने गांव चला गया है, लेकिन कभी कभी उसका फोन आता है। वो कहता है, उस्ताद, रात को मुझे खिड़की के बाहर वो उल्टी गर्दन वाली औरत दिखती है। वो मुझसे कहती है कि तू बच तो गया, लेकिन मेरा निशान तेरे साथ है। दोस्तों, मैं आज भी ट्रक चलाता हूं, लेकिन उस रात के बाद से मैंने एक नियम बना लिया है, चाहे कितना भी लंबा रास्ता हो, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, अगर कोई अनजान रास्ता दिखे या कोई सुनसान शॉर्टकट हो तो मैं गाड़ी नहीं मोड़ता, क्योंकि कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं सीधे दूसरी दुनिया में ले जाते हैं। और हां, एक सलाह आपको भी देता हूं, अगर कभी रात को सफर करते वक्त आपको मोगरे या चमेली के तेल की खुशबू आए और साथ में सड़े हुए मांस की बदबू, तो रुकना मत, बस अपनी इष्ट देव को याद करना और गाड़ी भगा ले जाना, क्योंकि वो आपके पीछे है। तो दोस्तों, ये थी रघुवीर भाई की सच्ची और रूह कंपा देने वाली कहानी। क्या आपको भी लगता है कि वो औरत आज भी उस रास्ते पर किसी और का इंतजार कर रही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अब समय है उन खास दोस्तों का नाम लेने का जिन्होंने अपना शहर और नाम कमेंट किया था। राजेश भाई जयपुर से, अमित कुमार बिहार के छपरा से, सिमरन कौर लुधियाना से, वसीम भाई हैदराबाद से और हमारे प्यारे सब्सक्राइबर घोस्ट हंटर दिल्ली से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि अगली वीडियो में मैं आपका नाम लूं, तो अभी कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखिए। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर भेजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जाते जाते एक ही बात कहूंगा, रात गहरी है और रास्ते अनजान। जरा संभल कर चलिएगा, क्योंकि कोई है जो आप पर नजर रखे हुए है। गुड नाइट, शुभ रात्रि।